So good evening everyone. Today we are going to start criminal law. Okay, just taking a minute to load. So today is an introductory class, but it's not like just introductory class. आज हम कवर करने वाले हैं. आज भी जो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन समझना जरूरी है, राइट? बिकॉज दे फॉर्म कोर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. सो बट क्रिमिनल लॉ है, मजा आएगा इसमें. ठीक है, आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझ के अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जहां जहां अप्लाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमेशा आता है क्रिमिनल लॉ. तो पहले तो आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट? तो आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी अब चेंज हो गया है, राइट? अब बीएनएस आ गया है, तो हम बीएनएस से मतलब कि देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं बीएनएस में आईपीसी से. फिर हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड टॉपिक्स, तो मतलब क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें डेफिनेटली कवर करना है, मतलब कि जामिया के लिए, पर्पस के लिए. तो वो हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. हम फिर अंडरस्टैंड करेंगे क्राइम और उसका मीनिंग क्या होता है, राइट? फिर क्राइम एंड ऑफेंस का डिस्टिंक्शन क्या होता है, राइट? क्राइम एंड ऑफेंस का जो डिस्टिंक्शन है सिर्फ एकेडमिक नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है जानना. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को समझेंगे. फिर मेंसरिया टू स्कूल ऑफ थॉट्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग्स. फिर हम समझेंगे इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव, ये क्या होता है, इनमें डिस्टिंक्शंस. छोटे छोटे डिस्टिंक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस है. और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है एंड में, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट हो रहा था, राइट, पहले हम समझेंगे इंडियन पीनल कोड और बीएनएस जिसका कैसे ट्रांजिशन हुआ है. ट्रांजिशन के बाद फिर हम सिलेबस देखते हैं. तो हमें ये जानना अभी भी जरूरी है कि इंडियन पीनल कोड के बारे में फैक्ट्स. ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इंडियन पीनल कोड अब नहीं आएगा, मतलब कि क्योंकि रिप्लेस हो गया है. आईपीसी के बारे में अभी भी फैक्ट्स आ सकते हैं. आईपीसी इज स्टिल इंपॉर्टेंट कि उसका हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री हमें जानना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर मोर ऑफ लाइक तुम्हें जो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा रीजनिंग नहीं है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं स्टोरी पर्पज से. तो इंडियन पीनल कोड जो है, इंडियन लॉ कमीशन बेसिकली एक अपॉइंट होती है. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त होते थे, राइट? तो 1834 में जाके पहला लॉ कमीशन आता है, तो वहां पे अपॉइंट होती है. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. अब इसका काम होता है एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट कोड बनाना इंडिया के लिए, क्योंकि वो देखते हैं बहुत सारे कस्टम और लोकली प्रैक्टिसेस हैं और उन सब का कोई कंसोलिडेशन करना पड़ेगा. क्योंकि देखो उस वक्त क्या थे कि मोहम्मदन्स का अपना लॉ प्रैक्टिसेस थे, उनके अपने कोर्ट कचहरी होते थे. हिंदूज का अपना होता था. अब प्रॉब्लम ये होती थी कि हिंदूज कंप्लेन करते थे कि भाई हमारे पे मोहम्मदन लॉ कैसे लगेगा, मोहम्मदन लॉ वो कंप्लेन करते थे कि हम पे हिंदू लॉ कैसे लग रहा है. तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड चाहिए था. अब वहां पे वो ऐसा नहीं था. अपने इंग्लैंड में सिंपल था, क्रिश्चियंस थे सारे मेनली रहते, तो वहां पे इंग्लिश कोड लग जाता था. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था. यहाँ पे इतने वैरिंग प्रैक्टिसेस थे. उल्टा बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जैसे डांसिंग गर्ल और जिसके साथ उनको प्रॉब्लम्स थी. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो भाई यहाँ पे एक कमीशन बैठाते हैं. एक मतलब की पूरी कमीशन बैठेगी, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आएंगे वहां पे और वो बताएंगे कि किस चीज को मतलब कि हटाना चाहिए, किस चीज को रखना चाहिए, जिससे कि सभी को वो एक्सेप्टेबल हो, सभी को एक कॉम्प्रोमाइज मिले. तो उसमें पहले जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं उसके लॉर्ड सर थॉमस जेम्स वेलिंगटन मैकुले. ठीक है, ये इनको ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन जो मतलब इंडिया में आया, ब्रिटिश एजुकेशन, इन्होंने ही उसका पायोनियर किया था, राइट? तो थॉमस जेम्स वेलिंगटन मैकुले ये प्रेसिडेंट होते हैं. उसके बाद फिर मैक्लॉइड होते हैं. मैक्लॉइड जो होते हैं बॉम्बे प्रोविंस से होते हैं. एंडरसन, ठीक है, एंडरसन जो होते हैं हमारे सेकंड लॉ कमीशन उसमें भी आते हैं. और फिर मिलेट. तो ये चारों लोग जो है मिलके मतलब कि हमारा पहला इंडियन लॉ कमीशन बनाते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल फोर आर इंपॉर्टेंट नेम्स, राइट? यू नीड टू रिमेंबर देम. पहली रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो 1837 में जाके सबमिट होती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1856 में जाके सबमिट होती है, राइट? 1837 3 साल बस लगते हैं उनको, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जाने में उनको 1856 तक पहुंच जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अगर वो बहुत जल्दी भेज देंगे तो मतलब कि वो ट्रांजिशन के बारे में पता चल जाएगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है. और 1834 में मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं, राइट, 1856 में क्यों पहुंचता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में? अगर आपको याद होगा कि तो 1857 में रिवोल्ट होने वाला है, राइट? 1857 में रिवोल्ट होने वाला है, इसीलिए नहीं हो पाता. क्योंकि 1856 तक तो ऑलरेडी पहुंच गया, तो यानी कि 1857 में वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ या 1858 में? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, राइट? तो इसीलिए वो नहीं हो पाया. तो वो लेटर ऑन जाके फिर 1860 में जाके हमारा इंप्लीमेंट होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है. इसको कहा जाता है जब, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट जो थे थॉमस जेम्स वेलिंगटन मैकुले, इसको कहा जाता है कि सबसे ड्रास्टिक रिफॉर्म लाया था अपने टाइम पे. मतलब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कोई इतना रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म लाएगा. और लोग उसकी दाद दे रहे थे कि भाई तुमने तो क्या कर दिया. तो एसेंट मिलता है अक्टूबर 6 1860 को और फोर्स में आता है जनवरी 1 1862 में. ठीक है, 1862 में ये फोर्स में आ जाता है. एविडेंस एक्ट बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन ये 1860 में ही आ जाता है इंप्लीमेंट. तो इसीलिए कहते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 बार बार, लेकिन फोर्स जो है जनवरी 1 1862 में आया, वो 2 साल बाद. नाउ इसको तो सबको पता है, राइट? फादर ऑफ द इंडियन पीनल कोड
कहते हैं, राइट, थेम्स, लॉर्ड थॉमस मैकुले को। इसमें टोटल चैप्टर जो थे मतलब थे, राइट, 23 चैप्टर्स थे, 23 चैप्टर्स थे और 511 सेक्शंस थे, ठीक है, 511 सेक्शंस थे। ऑब्वियसली अब अलग हो गया है, अब तो 350 में आ गया है, बट उसका हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना ये सारे फैक्ट्स जो है मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट है आईपीसी के बारे में। नन ऑफ दैट इज इररेलेवेंट नाउ जस्ट बिकॉज बीएनएस हैज कम। तो पहला होता है फाइव, मतलब कि फिर फाइव है आगे जाके लेट और ऐड होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों ऐड होता है? क्योंकि खुद ही देख रहे हो, राइट, ओरिजिनल ड्राफ्ट कोड तो कंप्लीट हो गया था, सबमिट भी हो गया था 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेकिन क्योंकि रिवोल्ट हुआ था 1857 में, 58 में, तो आगे जाके वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी काकोरी कांड के वाला जो केस होता है उसके बाद वो डाल देते हैं। फिर सिमिलरली 9A ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस वो डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो देखते हैं, लाइक मतलब जैसे आपको पता होगा डायरकिकल सिस्टम जब आता है, या जो 1909 होता है, 1919 या 1935, तो इसमें प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस इन सब के बारे में काफी चर्चा होती है कि गवर्नर जनरल की पावर कितनी होगी, इंडियंस लोगों के पास कितनी सीटें होंगी, तो इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी एक प्रोविजन आ जाता है। और फिर फाइनली जो है ये बहुत बाद में आता है, चैप्टर नंबर 20 की क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ये इसलिए आता है इन द लाइट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द वुमेन मूवमेंट, कि वुमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर ये बाद में ऐड आ जाता है, क्योंकि पहला ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 1860s में भी अभी बड़ा प्रिमिटिव चल रहा था, राइट, एज अ चैटल ट्रीट करते थे, तो it was not treated well, they were not treated well, so their rights were not recognized, that is why it was not added. तो 511 सेक्शंस थे, अब सिर्फ 358 सेक्शंस रह गए हैं, राइट, और फोर्स में ऑलरेडी आ गया जुलाई 1 2024 से, एज बी नो। अब उस पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता उसको कहते हैं, राइट, बीएनएस सिंपली इन शॉर्ट। तो 20 न्यू प्रोविजंस हैव बीन एडेड। 20 न्यू प्रोविजन के बारे में जब हम बात करें तो मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायरली न्यू प्रोविजंस। तो 20 न्यू प्रोविजंस हैव बीन एडेड एंड 19 प्रोविजंस इन द रिपील्ड आईपीसी हैव बीन ड्रॉप्ड, ठीक है। सिमिलरली मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर 23 ऑफेंसेस। 23 चैप्टर थे आईपीसी में, तो एक तरह से मान लो ये 23 मतलब कि मैंडेटरी 23 ऑफेंसेस के लिए मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट कर दिया है। फिर द पनिशमेंट फॉर इंप्रिजनमेंट हैज बीन इंक्रीज फॉर 33। ये देखो ये सारे डेटा है, राइट, आपको मतलब यू नो धीरे धीरे यू कैन, द मोर यू रिवाइज यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट, इसमें कुछ समझने वाला ऐसे है नहीं। तो 11 अगस्त 2023 में जो है अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लोकसभा में इस बिल को। ये इसलिए बता रहे हैं पूरी प्रोसेस की, अगर मान लो आ गया, क्योंकि इट्स वेरी बिग चेंज, राइट, हॉट टॉपिक ही है, अगले एग्जाम में हॉट टॉपिक हो सकता है, तो इसीलिए मैं सारा करा दे रहा हूँ, लाइक इट मे नॉट कम बट इफ इट डज कम आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी। तो 11 अगस्त में मतलब कि अमित शाह जो है इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। 12 दिसंबर में इसका सेकंड वर्जन आता है लोकसभा में, ठीक है, 12 दिसंबर 2023 में। 20 दिसंबर को फिर मतलब कि वो पास होता है लोकसभा में, इंट्रोड्यूस हुआ था 12 को, 20 को वो पास होता है राज्यसभा में, अगेन एक दिन बाद ही पास हो जाता है, सिंपली वो 21 दिसंबर में वो पास हो जाता है। 25 में उसे एसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, और फिर वो फाइनली 1 जुलाई 2024 को फोर्स में आ जाता है। तो अब हम समझते हैं पहले कि हम सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, राइट। बीएनएस में मतलब जब 20 न्यू प्रोविजंस ऐड कर दिए, 19 ड्रॉप कर दिए, तो और भी मतलब सिलेबस बढ़ गया एक तरह से, ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ गया है। लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे कोर कॉन्सेप्ट सेम है, जो एग्जाम पर्पज से हमें देखना है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें बस एक रिलेटेड सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उन सेलेक्टेड टॉपिक्स में पहला आता है जो आज हम करने वाले हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रिया। तो मेंस्ट्रिया को हम अच्छे से आज समझने वाले हैं, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बाद में करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसका एक अपना अब अलग से पहले चैप्टर होता था, राइट, तो उसको अब एक ही सेक्शन 2 के अंदर पूरा डाल दिया गया है। फिर है जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन मतलब जैसे हमने टॉट में किया था ना जनरल डिफेंसेस, तो जनरल एक्सेप्शन इज लाइक लिटरली द कोर कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बर्डन ही शिफ्ट हो जाता है, मतलब तुम कुछ भी क्राइम करो तो ये जनरल एक्सेप्शन तुम हमेशा रेफर कर सकते हो, बिकॉज इट्स जनरल इन नेचर एज द वर्ड इंप्लाइज, ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन करने वाले हैं। फिर हम करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी करेंगे। फिर एक सेपरेट न्यू चैप्टर ऐड हो गया, पहले नहीं था लेकिन अब ये ऐड हो गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया चैप्टर है। पहली बात तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ऐसे प्रोविजंस, लेकिन अब ये और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये एक सेपरेटली इंटायरली न्यू चैप्टर था जो कभी था ही नहीं इससे पहले। फिर हमारे पास ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करने वाले हैं हम, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर हम करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट,
ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो होता है सिंपली प्राइमरली, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ले लो आप, राइट। सेडिशन तो अब हट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट नया ऐड कर दिया गया है। मतलब वो सेडिशन से भी ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव है, जिसमें यूएपीए के प्रोविजन थोड़े बहुत ऐड कर दिए हैं। आगे जाके देखेंगे सेक्शन 150 में क्या है वो। ठीक है, तो ये सारा हम मतलब कि कवर करने वाले हैं बीएनएस में, जैसे हम स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स साइड बाय साइड हम मतलब कि उसको आईपीसी के प्रोविजंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, राइट, कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन बीएनएस में बदला है। But you don't necessarily have to like learn all of it. We will tell you as to what you have to learn sections. Concept समझना है हमें, concept से हमें यहाँ पे बस लेके नो. So let's move on if there is no doubt, right, regarding the syllabus. If there is any doubt, you can ask. Otherwise, we will proceed directly to the theory. Sure, sure. As I'm speaking, whatever I'm like writing anyway, so you don't necessarily have to worry about that. But ठीक है, मैं इसे acknowledge करता हूँ. So, no doubts. Okay. तो आज हम समझते हैं फिर व्हाट इज क्राइम पहले, ठीक है। तो व्हाट इज क्राइम है जब हम बात करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डेफिनेशंस देखना पड़ता है। डेफिनेशंस याद नहीं करना है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए उसे देख रहे हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्राइम इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। ठीक है, तो इसमें कोर मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखो, सिंपली वो अंडरस्टैंड कर लो। हमें सेंटीमेंट अंडरस्टैंड करना है, हमें डेफिनेशन याद नहीं करना, कोई एकेडमिक पेपर नहीं है ये। इट्स अ रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं क्रिमिनल में कौन होता है पार्टी, स्टेट होता है पार्टी, राइट। पार्टी जो होती है वो स्टेट होती है। तो इफ स्टेट इज द पार्टी दैट मींस यू कांट विड्रॉ द केस। विक्टिम के पास क्या राइट होता है क्रिमिनल केस में विड्रॉ करने का? नहीं होता है, बिकॉज स्टेट इज द पार्टी। तो क्राइम इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी उस एक्ट को पीनलाइज करती है, चाहती है कि एक्ट जो है अनपनिश नहीं जाए। तो जब तुम वो काम कर रहे हो तो इट्स अ रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी। एक तरीका होता है सोसाइटी का कुछ काम कराने का और तुम उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हो। एंड इट्स एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। अब सिविलाइजेशन ऑफ द डे क्या होता है? तो लेट्स से अगर मान लो हम जाएंगे 1000 बीसी में, राइट, 1000 बीसी में अगर चले जाओ बिफोर क्राइस्ट, तो वहां पे स्लेवरी जो था मतलब मोस्ट पार्ट्स में लीगल था, राइट, स्लेवरी वाज लीगल। सो उनकी जो सिविलाइजेशन है वहां पे हम ये नहीं कहेंगे अगर कोई स्लेवरी करना चाह रहा है, इट्स एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे, राइट। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। तो आज की सिविलाइजेशन में लेकिन स्लेवरी जो है इलीगल है हर जगह, राइट। तो आज की सिविलाइजेशन अगर कोई स्लेवरी करना चाह रहा है या उसे मतलब कि इनकरेज करना चाह रहा है या रीस्टैब्लिश करना चाह रहा है, सो इट्स नॉट जस्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी, वो तो बोल ही रहेगी ये क्राइम है, लेकिन इट्स ऑल्सो एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। क्योंकि अब हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए हैं कि हम स्लेवरी को मानते हैं कि ये गलत है, ये इनह्यूमेन प्रैक्टिस है जो कि नहीं होनी चाहिए। So it's also an attack on the civilization of the day, not a civilization of the past, but civilization of the day. फिर है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है। तो वो बोलते हैं क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, यानी कि कमिटेड और ओमिटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक्ट या ओमिशन दोनों, राइट, कुछ भी हो सकता है, एक्ट या ओमिशन। तो कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ईदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। तो पब्लिक लॉ है सिंपली, मतलब प्राइवेट लॉ नहीं है। प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ आपका मान लो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं वो आपके प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें खुद ही आप ऑब्लिगेशन सेट करते हो। अब पब्लिक लॉ होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एनडीपीएस एक्ट ले लो या जनरल आईपीसी ले लो, मतलब आईपीसी नहीं, पीएनएस ले लो, राइट। तो उनको हम कहेंगे पब्लिक लॉज है वो। तो इधर फॉरबिडिंग, तो आईपीसी फॉरबिड करता है, राइट, कि मर्डर नहीं करोगे तुम, स्टीलिंग नहीं करोगे, या कमांड करता है। कमांड किसको करता है? पब्लिक ऑफिसर्स को करता है। लेट्स से अ पब्लिक ऑफिसर हैज अ ड्यूटी, राइट। पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? राइट्स को प्रिवेंट करना। सो ही हैज अ ड्यूटी टू प्रिवेंट राइट्स, राइट, ड्यूटी टू प्रिवेंट राइट्स। सो इट्स आल्सो कमांडिंग। तो बोल रहा है कि एक एक्ट कमिट होता है किसी वायलेशन में, मतलब वो एक्ट जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रेरी है, मतलब कि जो लॉ बोल रहा है किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए, राइट। तो तुम लॉ का जो आदेश है किसी चीज को करना या ना करना उसको नहीं मान रहे हो, तो उसी चीज को हम कहते हैं क्राइम। फिर है स्टेफन। स्टेफन जो है थोड़ा बहुत मतलब मॉरल सेंटिमेंट्स को भी कंसीडर करते हैं। तो बोलते हैं कि क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब देखो, ये तो हर चीज हर डेफिनेशन में आपको मिल रही है, राइट, कि एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, रिवोल्ट अगेंस्ट होल सोसाइटी, अटैक, मतलब कोई चीज नेगेटिव है, कोई भी ये नहीं बोल रहा पॉजिटिव चीज है ऑब्वियसली। तो फॉरबिडन बाय लॉ तो तीनों में ही कॉमन है, भले ही एक्सप्लिसिटली इस वाले में नहीं दिया है। तो इट्स एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग, अगेन रिवोल्टिंग रिवोल्टिंग दोनों में दिख रहा है, टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, राइट। तो मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? हमें तो ये पता है लॉ में कि मॉरलिटी डज नॉट मैटर, राइट। लॉ में क्या मैटर करता है?
लॉ में अगर आप मान लो लेट्स से यू आर एन इमोरल पर्सन, law will not punish you for being an immoral person. Law will punish you if you are doing something, an act that is illegal or causing harm to society, right? तो लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे लॉ का पर्पस क्या है, लॉ बनता क्यों है? लॉ इसीलिए बनता है ना क्योंकि जिससे सोसाइटी जो है प्रोटेक्ट रहे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे और दोनों बैलेंस्ड रहे। तो देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ मोरालिटी इन द लॉज। लॉ कभी भी मॉरल्स के बिना नहीं बनते। वी कंसिडर इट रॉन्ग टू मर्डर, दैट इज व्हाई वी पनिश मर्डर। अगर मर्डर करना गलत नहीं होता तो वी विल नॉट हैव पनिश मर्डर, राइट? So there is obviously a certain level of morality that is always inherent in the concept of the law. तो इसीलिए वो बोलते हैं स्टेफन कि अगर मॉरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जो रिवोल्ट होता है वो क्राइम होता है, ठीक है? जो फॉरबिडन बाय लॉ भी होता है और एट द सेम टाइम मॉरल सेंटिमेंट्स भी, तो दोनों जरूरी है। मतलब वो मॉरलिटी को भी मतलब कि वो कर रहे हैं और वो लॉ भी फॉरबिड कर रहा है। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें भी हो जाती है क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती है जो लॉ बोलता तो है कि लेट्स से इट्स फॉरबिडन बाय लॉ, बट इट्स नॉट नेसेसरली लाइक रिवोल्टिंग टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटल जाने में मतलब आपको पता है कि आपका जो रिलेटिव है लेट्स से या कोई दोस्त है उसको बहुत ही मतलब अर्जेंट नीड है, राइट? अर्जेंट नीड है मतलब ऑपरेशन की, तो आप ट्रैफिक लाइट जो है क्रॉस कर देते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ किया है, ऑब्वियसली ट्रैफिक लाइट को मतलब फॉलो नहीं किया। बट एट द सेम टाइम इज इट रियली रिवोल्टिंग टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी? सो यू नो वेरी वेल कि मेजोरिटी मेंबर्स जो होंगे सोसाइटी के वो तो यही आपके साथ सहानुभूति देंगे ना कि लाइक ठीक है तुम्हारा भाई था, लेकिन उसको ऑपरेशन कराना था, असिस्टेंस थी। तो इट्स नॉट नेसेसरली रिवोल्टिंग टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए स्टेफन का जो डेफिनेशन है कभी कभार नैरो थोड़ा पड़ जाता है, लिमिटेड पड़ जाता है, राइट? तो ब्लैकस्टोन का थोड़ा बेटर डेफिनेशन है इस सेंस में। तो बाय दीज टू डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड अ फ्यू थिंग्स अबाउट क्राइम। पहली बात तो देखो एक्ट जो है वो वायलेट कर रहा है लॉ को, सीधी सी बात है, राइट? अगर एक्ट वायलेट नहीं कर रहा लॉ को तो वो क्राइम कैसे है? सच एक्शन कैन बी रिवोल्टिंग व्हाइल आल्सो बीइंग वायलेटिव। इसमें देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवोल्टिंग भी हो सकता है व्हाइल आल्सो बीइंग वायलेटिव एट द सेम टाइम। तो इट्स नॉट नेसेसरली गारंटी कि बोथ को एग्जिस्ट करें, बट इट कैन बी। इट कैन बी कमिटेड और ओमिटेड, यानी एक्ट या ओमिशन दोनों से हो सकता है, जरूरी नहीं। अब पब्लिक ऑफिसर की कोई ड्यूटी है लेट्स से फॉर एग्जांपल टू इंश्योर अ सेफ्टी, ही डज नॉट डू सो, he has committed the crime by omission. Similarly, you are a normal civilian who is expected to not murder and you still do it, so you have committed a crime here. तो अब समझते हैं कि क्राइम और ऑफेंस के बीच थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन क्या होता है, राइट? बहुत बार हम बोल देते हैं लेकिन कि इसने क्राइम किया है, इसने ऑफेंस किया है। नॉर्मल भाषा में वो सही है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो बीएनएस में है ना, कोई ये नहीं बोलता कि क्राइम डिफाइन कर रहे हैं। बीएनएस डिफाइन करता है या आईपीसी डिफाइन करता था ऑफेंसेस, ठीक है? सो क्राइम जो है ऑफ कोर्स हम यही बोलेंगे कि इसने क्राइम किया है, ही इज अ क्रिमिनल, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉपर टर्म इज द ऑफेंडर। he has offended the law, he has committed an offense, ठीक है? ये crime is a much more inclusive term। तो crime is a wider term जैसे लिखा है यहाँ पे, right? But the offense is narrower, wider when considered whole as an offense can be both civil and criminal। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम जो है हमेशा क्रिमिनल ही होगा, क्राइम सिविल नहीं हो सकता, क्राइम सिविल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बट ऑफेंस जो है वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, वी कैन यूज इट बोथ, राइट? तो ऑफेंस लेकिन ऐसे जनरल टर्म्स में नैरोअर होता है, क्राइम वाइडर होता है। क्यों? क्योंकि क्राइम जो है मॉरल्स को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करता है। अब नाउ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन। तो क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन लॉज में। अब ये प्रॉपरली ट्रू नहीं है, ठीक है? कुछ कुछ जगह है जहां पे डिफाइन किया गया है, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डीप। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन लॉज, इट हैज बीन डिफाइंड इन आईपीसी एंड बीएनएस, ठीक है? दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। क्राइम को है वाइडर सेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं एक्ट्स जो कमिट होते हैं लाइक अगेंस्ट स्टेच्यूज एंड द मोरालिटी ऑफ सोसाइटी। देखो स्टेच्यूज तो हो गया जो मतलब सिंपली स्टेच्यू में लिखा है, लॉ ने बोला है, लेजिस्लेचर ने जो बनाया है, राइट? मोरालिटी ऑफ सोसाइटी भी लेकिन इसमें इंक्लूडेड है। ऑफेंस, ऑफेंस में मैटर नहीं करता मोरालिटी, ऑफेंस में सिंपली है लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ सर्टेन बुक, ये सर्टेन बुक है, इसमें मैंने बोला ये क्राइम है, पांच चीजें क्राइम है, पांच ऑफेंसेस मैंने लिस्ट कर दी कि अगर कोई लेकिन ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई कर रहा है, तो दीज आर द ऑफेंसेस। सो अ पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस नंबर ए, ही इज एन ऑफेंडर। अ पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस नंबर बी, ही इज एन ऑफेंडर ऑफ, ही इज एन ऑफेंडर बी। सिंपल। उसमें कोई मोरालिटी मैटर नहीं करती, मोरालिटी ऑफ सोसाइटी मैटर नहीं करती। बट जब हम क्राइम के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज कंसिडर मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। सो वी से मर्डर इज अ हीनियस क्राइम। So when we say murder is a heinous crime, are we only saying he has committed an offense? No, we are also attaching a level of morality to it, right? We are saying कि ये heinous इसलिए है क्योंकि बहुत ही घिनौना काम है ये। उसमें morality express कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है कि ज्यादा मर्डर हो रहे हैं,
राइट। बट ऑफेंस जो है सिंपली मतलब एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए तो, और तुमने कमिट कर दिया, एक लिस्ट एक तरह से जिसमें टर्म स्पेसिफाइड और तुमने वो कर दिया, दैट्स इट। तो स्टॉकिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल हैज ऑलवेज बीन अ क्राइम, बट स्टॉकिंग जो है एज एन ऑफेंस ओनली 2013 में बना इंडियन लॉ में जाके, मतलब उससे पहले स्टॉकिंग एज इटसेल्फ वाज नेवर पनिशेबल। बट स्टॉकिंग ऑलवेज हैज बीन क्राइम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पनिशेबल हमेशा से था, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा से अगर मान लो अगर बोलोगे कि तुम किसी को स्टॉक कर रहे हो तो वो गलत ही माना जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि लाइक इट्स अ गुड एक्ट, राइट। सो इट हैज ऑलवेज बीन सीन विद लाइक ये इमोरल एक्ट है, तो इट हैज ऑलवेज बीन अ क्राइम इन अ वे। बट ऑफेंस जो वो बना वो 2013 में ही बना, कल्पेबिलिटी जो उसकी आई वो 2013 में ही आई, जब उसको मतलब निर्भया केस के बाद डाला गया स्टॉकिंग ऑफेंस। तो पर्सन लेट्स से हु वाज अ गुड स्विमर डिड नॉट सेव अ ड्राउनिंग पर्सन, ही हैज कमिटेड अ क्राइम, राइट। अब यहाँ पे जब हम क्राइम बात कर रहे हैं तो हम लीगल क्राइम या उन सब क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्राइम एज एन एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो मोरालिटी को भी इंक्लूड करता है। और फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं पर्सन हुज ड्यूटी वाज टू सेव अ ड्राउनिंग पर्सन फेल्स, ही हैज कमिटेड ऑफेंस, तो ये पर्सन पनिश होगा, ये वाला पर्सन जो है पनिश नहीं होगा, ये वाला पर्सन लेकिन पनिश होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, इसमें कोई गलती मत करना लाइक कि मैंने बोल दिया यहाँ पे कि भाई ही हैज कमिटेड अ क्राइम, तो तुम फिर वहां पे जब इलस्ट्रेशन आ रहा है एग्जाम में तो तुम बोल दो कि नहीं ही कैन बी पनिश फॉर दैट, ओके, डोंट डू दैट मिस्टेक। All crimes are not offense obviously because crime is an expensive concept, but all offenses are crime. Any doubts in this? Okay. So अब हमें समझना है लेकिन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, तो एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम बड़े सिंपल है, कोई नहीं लेकिन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर फॉर द पोर्शन यू हैव मिस्ड, अभी से फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है लेकिन अभी तक हम ऐसे भी जनरल डिस्कस कर रहे थे, राइट। वी वर मेनली डिस्कसिंग कि क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, क्राइम और ऑफेंस का क्या डिस्टिंक्शन होता है। अब हम करने वाले हैं लेकिन एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली आपके इलस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं, राइट। तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम चार होते हैं सिंपली, ठीक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं, एक्टस रियस और एक्टस रियस और मेंस रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आपने मैक्सिमम तो बहुत बार सुन ही लिया है, राइट। एक्टस नन फैसिट निसी में, मतलब लिख ही देता हूं ऐसे, एक्टस नन फैसिट निसी मेंस सिट रिया। एन एक्ट डज नॉट मेक अ, है ना, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज आल्सो गिल्टी, राइट, सिंपल इज दैट। तो एक तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मतलब एक एनिमल जानवर को पनिश नहीं करोगे तुम, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मेंसरिया इंपॉर्टेंट है, गिल्टी माइंड, प्रोहिबिटेड एक्ट इंपॉर्टेंट है, और इंजरी टू सोसाइटी ह्यूमन बीइंग। अब हम आगे जाके थोड़े बहुत केसेस देखने वाले हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है मेंसरिया के रिगार्डिंग, और जिसमें जरूरी भी नहीं है कि प्रोहिबिटेड एक्ट हुआ हो या मे बी इंजरी कॉज हुई हो, हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ये चारों एलिमेंट जनरली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मे बी 90% केसेस में, but of course there are 10% of situation in which one of them would be missing maybe। ह्यूमन बीइंग सब में प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हम ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होना चाहिए, बट इसके भी थोड़े बहुत 1% केसेस है जिसमें अगर ह्यूमन बीइंग नहीं भी हो तब भी वो पनिश हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, इट्स नॉट मेरी या, तो पहला एलिमेंट है, अभी देखेंगे, वी आर डिस्कसिंग इट, वी आर डिस्कसिंग इट, ठीक है। ह्यूमन एक एक एलिमेंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास ह्यूमन बीइंग, राइट, ह्यूमन बीइंग। सो ओनली अ ह्यूमन कैन बी पनिश फॉर कमिटिंग अ क्राइम। तुम किसी डॉग को नहीं पकड़ लोगे, अगर वो डॉग जो है रोटी चुरा के तुम्हारे घर से भाग जाता है कि इस डॉग ने देखो चोरी की है तो इसको भाई जेल में डाल दो, यू कांट डू दैट, राइट। यू कांट पनिश अ डॉग, यू कैन ओनली पनिश अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एनिमल्स के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, एनिमल्स के पास वो डेलिबरेशन नहीं है, और एनिमल्स कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। राइट्स होते हैं एनिमल्स के, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बट लाइबिलिटीज नहीं होती है। लाइबिलिटीज जो होती है उसके ओनर की होती है, जो भी उसके चार्ज में है मे बी, लेट्स से, राइट। तो उन सब की होती है, बट एनिमल्स की पर्सनली खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ओनली ए ह्यूमन बीइंग कैन कमिट अ क्राइम अंडर आईपीसी, या अब जो हम कहते हैं बीएनएस, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज में जो होता था, मतलब एनिमल्स को भी पनिश किया जाता था, लेकिन ये मेडिवल एरा में होता था, अब नहीं होता है, मेडिवल एरा में होता था। अब हिंदू क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो था, मतलब जो इंडिया में चलता था एंशिएंट टाइम्स में, उसमें कभी भी मतलब कोई पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई थी एनिमल्स के लिए या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको ट्रीट किया जाता था इट्स अ प्रॉपर्टी, तुम प्रॉपर्टी को कैसे पनिश कर सकते हो, राइट। किसी सामान को थोड़ी ना पनिश करोगे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बोतल है, राइट, लेट्स से देयर इज अ बोतल, अब उससे पानी गिर गया तुम्हारे पैर पे, तो क्या तुम उस बोतल को अब मारने लगोगे, राइट, इट वुड नॉट मेक सेंस, इट वुड बी नॉनसेंसिकल, राइट। तो
उसी तरह ट्रीट किया जाता था कि अगर कोई एनिमल ने किसी को मार दिया तो उस एनिमल की थोड़ी ना कोई गलती है, वो तो एनिमल है, वो तो अपना एनिमल एक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए एनिमल्स को पनिश नहीं किया जाता था, बिकॉज इट्स देयर इंस्टिंक्ट, दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, तो उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, कैन बी प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। प्रॉपर सब्जेक्ट यानी कि जो क्रिमिनल लॉ उसी से हम डील करता है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिससे हम डील करते हैं, राइट। कैपेसिटी यानी कि वही है सिर्फ कैपेसिटी, और उसी का सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है, उसी यानी कि उसी की सिर्फ लाइबिलिटीज है। तो यानी कि ओनली ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव अ बॉडी, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई ह्यूमन बीइंग है, ऑलरेडी डेड हो गया, उसकी अर्थियां चढ़ गई है, तो वो वाला उसमें भी फिर पनिश नहीं करोगे, राइट। तो लीगल पर्सन लेकिन जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी या आइडियल, दे विल नॉट कम अंडर ह्यूमन बीइंग, बट दे कैन स्टिल लाइक बी पनिश्ड। कंपनी कैन फॉर एग्जांपल लेट्स से कमिट अ क्राइम, कंपनी को पनिश किया जाता है कि नहीं? कंपनी को बोला जाता है ना, दिस कंपनी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, जो भी है, तो उन कंपनी को भी कभी कभार चार्ज किया जाता है कि दिस कंपनी हैज चीटेड, दिस कंपनी हैज फ्रॉडेड ऑन, राइट। तो कंपनी को तो चार्ज किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल। तो अब वो तो ह्यूमन बींग्स नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है कंपनी, लेकिन फिर भी उनको पनिश किया जा रहा है। तो उसमें लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि तुम कंपनी को किसी भी चीज के लिए पनिश कर दोगे। लेट्स से दिस इज अ कंपनी, ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी, या दिस इज अ कंपनी, ठीक है, दिस इज अ कंपनी, वेरी लार्ज कंपनी। अब ये कंपनी जो है, मान लो लेट्स से फ्रॉड करती है, ये कंपनी फ्रॉड करती है। अब इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ कंपनी, राइट। तो तब भी तुम उसे कंपनीज एक्ट के अंदर पनिश कर सकते हो, पनिश करवा सकते हो, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी कोई चेक इशू करते है, वो बाउंस कर जाता है, सो अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट कैन बी चार्ज्ड, राइट, अंडर सेक्शन 138। मतलब अलग अलग चीजें हैं, तो उनके अंदर चार्ज कर सकते हो। बट कंपनी को तुम मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल क्राइम्स के लिए चार्ज करो। पर्सनल क्राइम क्या होता है? मर्डर, रेप, किडनैपिंग। तो इन सारी चीजों के लिए अगर तुमने खुद कमिट किया ये क्राइम्स, तो ये नहीं बोलते कि मेरी कंपनी लायबल है, मैं तो लायबल नहीं हूं, ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारा खुद का काम है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होती है, थोड़ा बहुत लाइक जो मटेरियलिस्टिक होता है, उसके लिए कंपनी को लायबल कर देते हैं। पर जो पर्सनल चीजें होती है, लाइक डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है, उसके लिए हम कंपनी को लायबल नहीं करते। सिमिलरली आइडल का जो कॉन्सेप्ट है, तो आइडल का कॉन्सेप्ट हम जब बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो 2019 वाला जब अयोध्या मतलब वाला केस चला था, तो उसमें क्या था? उसमें अगेन आइडल रिप्रेजेंटेशन था, राइट। आइडल रिप्रेजेंटेशन था, आइडल के बिहाफ में मतलब कि एडवोकेट्स ने मतलब आर्ग्यू किया था। तो आइडल को एज अ ह्यूमन बीइंग वहां पे ट्रीट किया गया था, एज अ स्पेशल केस। तो उनको भी मतलब फॉर एग्जांपल लेकिन लाइबिलिटीज उन पे इंपोज की जा सकती है, लेकिन अगेन पर्सनल लाइबिलिटी मतलब लेकिन फॉर अ मर्डर, किडनैपिंग, इन सब चीजों के लिए नहीं होगी। तो देर आर लिमिटेशंस एज टू व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर क्राइम्स यू कैन मेक नॉन ह्यूमन एंटिटीज लायबल। बट जनरली जो क्राइम है मतलब एज अ सब्जेक्ट डील विद ह्यूमन बीइंग्स ओनली। फिर आता है दूसरा हमारा मेंसरिया। मेंसरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल लॉ, राइट, विदाउट इट नथिंग कैन एग्जिस्ट ऑलमोस्ट। तो मेंसरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेंसरिया का सिंपल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड, ठीक है। गिल्टी माइंड यानी कि मतलब इसका मतलब इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, रैशनेस भी हो सकता है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, वॉलंटरी और रीजन टू बिलीव, मैलिफिट, मतलब जितने भी अलग अलग टर्म्स है ना आईपीसी में या बीएनएस में डिफाइन, वो सारा का सारा जो है मेंसरिया को रिलेट करता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह कहीं दिया हुआ है, लेकिन दीज आर द टर्म्स व्हिच जब भी किसी क्वेश्चन में तुम रीड करोगे, राइट, फॉर एग्जांपल कि ही हैज डन ए, डिड दिस विद दिस इंटेंशन, और नोइंगली, और नेग्लिजेंटली, और रैशली, और रॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट टू सीक रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, और वॉलंटरली, और रीजन टू बिलीव, और मैलाफाइड, राइट। तो उन सब में मतलब कि वो एक पार्टिकुलर स्टेट ऑफ लाइक मेंसरिया या पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटेंशन है, सो इट्स ऑब्वियसली वे ग्रेवर थिंग देन नॉलेज। नॉलेज है, सो इट्स अ वे ग्रेवर थिंग देन नॉर्मल नेग्लिजेंस। फिर रैशनेस, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, उसका अपना हम डेफिनेशंस में जब हम पढ़ेंगे तो हम इन सारे चीजों को हम देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। वॉलेंटरली मतलब खुद जानबूझ के किया, रीजन टू बिलीव, सो वेदर देयर इज इनफ रीजन टू बिलीव और नॉट। मेलाफाइड, मेलाफाइड सिंपली बैड फेथ में मतलब किया। सो दीज ऑल आर इंडिकेटिंग और यूज्ड टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट, राइट। तो इसको हम कहते हैं गिल्टी माइंड। अब रूल है सीधा, एक्टस नॉन फैसिड निसी मेन सिट रिया, एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। अब जब आईपीसी एग्जिस्ट करता था, मतलब आईपीसी अभी भी एग्जिस्ट करता है,
तो उसका चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन मतलब कि इसका इटसेल्फ रिकॉग्निशन है मेंस रिया का, राइट? वरना उसका कोई पर्पस ही नहीं है। उसका वो पर्पस ही यही है कि अगर तुम्हारा इंटेंट वो था तो तुम लायबल नहीं होगे। सो इट्स the very fact that general exception have been provided to you when you commit a crime to save yourself is the recognition of the fact that there is always a requirement of mens rea in the criminal law. अब इसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि जहां पे गिल्टी माइंड नेसेसरली नहीं भी होते हैं, जहां पे ह्यूमन बींग्स को तुम पनिश कर सकते हो भले ही उनके पास गिल्टी माइंड नहीं भी हो, तो वो हम अभी देखने वाले हैं, डोंट वरी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा था ना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अगर फॉल्ट नहीं भी होती है तब भी पनिश करते हैं। सो इट्स सिमिलरली लाइक दैट कि दीज जो टाइप ऑफेंसेस होते हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, लाइक किडनैपिंग, बाइगैमी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, लाइक तो यहाँ पे फॉल्ट नहीं होती है, फॉल्ट नहीं होती इन द सेंस लाइक इंटेंट नहीं होता है। टॉर्ट में तो इंटेंट मैटर ही नहीं करता था, वहां पे मैटर करता था कि तुमने सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस ले लिए या नहीं ले लिए, तो वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उस सेंस में लग रही थी। जब हम क्रिमिनल लॉ में बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो हम बात कर रहे हैं कि इट इज अप्लाइंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मेंस रिया। व्हाई? बिकॉज क्रिमिनल लॉ में तो मेंस रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट? मेंस रिया लगता ही लगता है, तो बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ मेंस रिया भी में भी कहाँ मतलब कि लेकिन लग सकता है लायबिलिटी। तो किडनैपिंग हो गया, बाइगेमी हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया, इन सब चीजों में लग सकता है। तीसरा है एक्टस रियस या प्रोहिबिटेड एक्ट। ठीक है, एक्टस रियस या प्रोहिबिटेड एक्ट। तो एक्टस रियस होता है बेसिकली इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट यानी कि सीधी सी बात है, इट्स अ प्रोहिबिटेड एक्ट। प्रोहिबिटेड एक्ट यानी कि इस एक्ट को मना किया हुआ है, राइट? मना किया हुआ है, सिंपली लॉ ने बोला मत करना, ठीक है, मत करो और डोंट डू इट। सिंपल वर्ड्स कर लो, सिंप्लीफाई कर लो अपने वर्ड्स में, राइट? यू डोंट हैव टू गो इनटू टेक्निकल्स। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, मतलब लॉ की कोशिश है कि ये ना हो, राइट? ना हो सिंपली। तो लेट्स से देयर इज अ बॉक्स, दिस बॉक्स हैज बीन केप्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पॉट, स्पॉट नंबर ए कह लो इसको, और इसको कह लो स्पॉट नंबर बी। देयर इज अ पर्सन। नाउ द लॉ ने बोला है कि ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स नंबर एक्स, ये स्पॉट नंबर ए पे हमेशा होना चाहिए। लेकिन इस पर्सन का क्या है इंटेंशन कि वो स्पॉट नंबर बी पे इस बॉक्स को ले जाएगा, और वो ले जाता है। तो इसका ये जो कंडक्ट है इस बॉक्स को शिफ्ट करने का, जबकि लॉ ने ऑलरेडी बोला कि ए पे ही रहना चाहिए, यही कंडक्ट लॉ की इंटेंशन है कि इसको प्रिवेंट करना है, राइट? तो जो एक्ट मतलब कि उस कंडक्ट का रिजल्ट होता है जिसको लॉ प्रिवेंट करना चाहता है, उसी को हम कहते हैं एक्टस रियस या प्रोहिबिटेड एक्ट। ये एक्ट जो है मतलब लॉ ने मना किया हुआ था फिर भी हो गया, ठीक है? सो द होल डेफिनेशन ऑफ द क्राइम विद एक्सेप्शन ऑफ मेंटल एलिमेंट्स, सिंपली एक्टस रियस मतलब पूरा क्राइम वही है एट द एंड ऑफ द डे। तुमने मर्डर किया वही तो है मतलब क्राइम, और क्या है? बस उसमें मेंटल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते जब मतलब कि, सो द ओनली एक्सेप्शन इज कि सब कुछ मतलब और कुछ नहीं चाहिए, बस एक्टस रियस चाहिए और मेंस रिया चाहिए। तो एक्टस रियस इज सिंपली एवरी एलिमेंट ऑफ द क्राइम विदाउट द मेंटल एलिमेंट्स, ये प्रोफेसर ग्लैनवाइल कहते हैं। तो इंक्लूड्स पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नेगेटिव एलिमेंट्स एज अगेंस्ट इट ओमिशन और विल सीरीज ऑफ एक्ट। तो यानी कि मैंने ऑलरेडी बोला, देखो एक्ट से भी हो सकता है, ओमिशन से भी हो सकता है ना? कोई चीज फॉरबिड मतलब कि पब्लिक ऑफिसर है, लेट्स से पब्लिक ऑफिसर की कोई ड्यूटी है मतलब कि कोई किसी को बचाने की, वो नहीं बचाता है, वो ओमिशन कर रहा है, तो वहां पे एक्टस रियस है, राइट? सिमिलरली एक्ट है, मान लो मर्डर करना है, मर्डर नहीं करना है, वो मर्डर कर रहा है, वो एक्ट से कर रहा है, यहाँ पे एक्टस रियस। सिमिलरली एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट। तो एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल एक्ट, इट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट। तो लेट्स से ये लाइन ले लो, ठीक है? ये लाइन पे ये बॉक्स है, ये स्टिक है, ये स्टिक है, ये स्टिक है। अब मेरे को पता है ये जो पर्सन ए है कि अगर मैं ये स्टिक गिराऊंगा तो ये स्टिक गिरेगा इस पे, फिर ये इस पे गिरेगा, फिर ये इस पे गिरेगा, और फिर मतलब कि चोट पहुंचेगी किसी को। तो यहाँ पे जो है उसका एक्ट हम बोलेंगे ये है, राइट? इस बॉक्स को गिराना। लेकिन उसका सीरीज ऑफ एक्ट क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो उसके लिए भी वो लायबल होगा, ऐसा नहीं है कि वो एक ओनली सिंगल एक्ट के लिए लायबल होगा। A person is liable for an act as well as a series of act. तो एक्टस रियस दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, एक सिंगल एक्ट को भी और एज वेल एज अ मल्टीपल एक्ट्स, सीरीज ऑफ एक्ट्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। लेट्स से कॉन्स्पिरेसी जब बात होती है, राइट? तो सीरीज ऑफ एक्ट्स, कॉमन इंटेंशन जब हम बात करते हैं, अगेन सीरीज ऑफ एक्ट्स, तो दोनों को इंक्लूड करता है। अब मेंस रिया जो है इनफ नहीं होता अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। गिल्टी माइंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अनलेस सम ओवरट एक्ट इज इन। ऑब्वियस सी बात है, अपने मन में भाई इतने विचार आते हैं, लाइक कौन समझ सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो किस समय, और उसके क्या पनिश करोगे? सीधी सी बात है ना, हमारा जो माइंड है हमारे कंट्रोल में नहीं होता,
राइट। बहुत टाइम लगता है उसे कंट्रोल करने में, और फिर भी परफेक्ट कंट्रोल कभी भी किसी का नहीं होता अपने माइंड पे। सो वी ऑलवेज लाइक आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। कभी कभार अच्छा सोचते हैं, कभी कभार बुरा सोचते हैं। तो जब बुरा सोचते हो तो मतलब कि मैलिशियस थॉट्स जब हम सोचते हैं तो क्या उस मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन में बहुत गुस्सा आ गया, तो मन किया लाइक कि ओ माय गॉड, आई वांट टू मर्डर दिस, आई वांट टू मर्डर दिस पर्सन। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है उसमें क्या चल रहा है? मेंटल स्टेट में चल रहा है कि आई वांट टू मर्डर दिस गाय बिकॉज आई एम वेरी एंग्री, राइट, आई वांट टू मर्डर। बट क्या उसी मतलब तुमने बस ये सोच लिया, तुम्हारे मन में बस ये थॉट आ गया कि उसके लिए अब तुम्हें लॉ पनिश करने लग जाए, सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। पहली बात तो देखो, लॉ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तुम ऐसा सोच रहे हो, सीधी सी बात है, लॉ तुम्हारे मन को नहीं झांक सकता। दूसरी चीज ये है कि ये थॉट क्राइम हो जाएगा, राइट। तुम ओनली फॉर अ मेयर प्रेजेंस ऑफ अ थॉट यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। इट विल बी अनफेयर एंड नो वन विल बी एबल टू लिव प्रॉपर्ली लाइक दैट। और तीसरी चीज ये सिंपली कि अनलेस ओवर्ट एक्ट, मतलब जब तक कोई उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, उसकी तरफ कोई रियलाइजेशन का स्टेप नहीं हो रहा, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्राइम है, राइट। अगर तुम्हारे मन में लेट्स से फॉर एग्जांपल विचार आया, राइट, आई वांट टू स्टील दिस पर्स, आई लाइक इट, बट यू डोंट डू दैट at that particular point in time, you have not committed your crime, you have stopped yourself from giving in to the temptation, right? Temptation exists because तुम्हारे मन में मतलब विचार है, but control exists and control is appreciated that despite the temptation you still did not do it. तो इसीलिए मेंटल थॉट तुम्हें थॉट क्राइम के लिए पनिश नहीं करेंगे जब तक एक ओवर्ट एक्ट नहीं करता। अब वो अलग बात है कि तुम उस मेंटल स्टेट को काफी लोगों से शेयर करने लगो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट टू से टू योर फ्रेंड्स, आई एम प्लानिंग टू स्टील दिस, इवन देन यू आर नॉट लायबल, बट डिपेंड करता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो गैदर अ बंच ऑफ पीपल, 4 5 people, एंड यू से okay, so I have formed a certain plan to attack parliamentary building and all, let's say some kind of thing। तो वहां पे तुम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, वहां पे तुम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, तो वहां पे तुम अपना जो गलत इंटेंशन है किसी और लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जिसका एक एग्रेसिव मतलब बिहेवियर जो है काफी लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जिसका एक पर्टिकुलर इंटेंडेड इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे। तो वहां पे तुमने एक ओवर्ट एक्ट ले लिया है ऑलरेडी, इसलिए लॉ पनिश कर सकता है। फिर आता है इंजरी। सीधी सी बात है, तो इंजरी होता है सिंपली कि कोई भी हार्म कॉज होता है एक्टस रियस, मेंसरिया और ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग क्राइम कर रहा है, मेंसरिया उसके मेंटल स्टेट है। ओके, जस्ट लेट मी या गो अहेड रोहन। ओके, तो देखो इंजरी जो है सिंपली फॉर्म होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया 3 एलिमेंट्स। एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग क्राइम कमिट करता है, राइट। तो यानी कि अ ह्यूमन बीइंग कमिट्स एक्ट, वो एक्ट कमिट कर रहा है, एक्ट कमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट के साथ, मेंसरिया के साथ, जिसका क्या रिजल्ट होता है? एंड में इंजरी होता है। इंजरी अब हार्म कॉज होती है, जो भी इलीगली कॉज होती है, कि पूरा जो एक्ट है वो क्या है? इलीगल है, राइट। तो इलीगली कॉज्ड हो रहा है, इलीगल है तो इलीगली कॉज्ड हो रहा है, जिसको भी हार्म कॉज हो रहा है, राइट, ये पर्सन। तो यहाँ पे अब इंजरी किस किस चीज को हो सकती है, या हार्म किस किस को हो सकता है? तो हार्म अलग अलग तरीके का हो सकता है। हार्म टू बॉडी हो सकता है, हार्म माइंड में हो सकता है, रेपुटेशन में हो सकता है, या प्रॉपर्टी में हो सकता है, राइट। और कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें उसको पनिश किया जाता है जबकि उसने खुद कोई इंजरी नहीं की है किसी अनदर पर्सन को, या पॉसिबल भी नहीं है इंजरी करना। उनको हम कहते हैं इनकोहेट क्राइम्स। तो इनकोहेट क्राइम्स को हम आगे जाके देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ इनकोहेट क्राइम्स का, अटेम्प्ट। attempt actually impossible attempt, impossible attempt। तो let's say there is a box, नहीं बॉक्स नहीं, let's say there is a locker, ठीक है, let's say there is a locker, in this locker it is believed that there are certain ornaments that are kept, certain ornaments are kept by person number A। तो पर्सन ए जाता है, इस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है, इस ताले को, लेकिन एक्चुअली में जिस तरह से वो इस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, वो ताला कभी टूटेगा ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैट लॉक द वे ही इज डूइंग। और अगर वो ब्रेक कर भी लेता है तो उसमें गोल्ड ही नहीं है। तो इट्स एन इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, वो जो क्राइम कमिट करने की कोशिश कर रहा है वो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो पनिश होगा क्योंकि उसने एक ओवर्ट एक्ट लिया है अपने इंटेंशन के रिगार्डिंग, और इलीगल एक्ट करने की सोच रहा था, और उसने वो एक्ट कर रहा है सिंपली। तो उसमें इंजरी किसी को नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसे लायबल किया जाएगा, इनकोहेट क्राइम्स। अब इन बॉडी तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, बहुत सारे हैं। मतलब इन बॉडी के लिए तो बहुत सारे हमारे पास पूरा चैप्टर ही है।
माइंड के लिए अगेन मतलब कि अगर हम बात करते हैं माइंड के लिए तो लाइक डेफेमेशन उसमें भी ले लो, रेपुटेशन में भी डेफेमेशन ले लो, प्रॉपर्टी में लेना है तो चलो मान लो मिस्चीफ ले लो, ठीक है, मिस्चीफ ले लो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ले लो। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग लेवल्स ऑफ क्राइम जो है अटैच होते हैं, अलग अलग इंजरीज होती है उनसे, अलग अलग हार्म कॉज होता है। तो इनकोहेट क्राइम्स में जैसे अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट में तुम खुद क्राइम नहीं कर रहे हो, किसी और पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हो क्राइम करने के लिए, और वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अबेटमेंट इज नॉट गारंटीड। कॉन्स्पिरेसी अगेन इट मे और मे नॉट सक्सीड। एंड देन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।